हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे आपसे इस 15 अगस्त के अवसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें अपने प्रश्न की, तो वो है कि काला सागर ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको मैप की नॉलेज भी अच्छी खासी होनी चाहिए अगर आप जूनियर के पेपर में एक अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हो। तो जैसे कि काला सागर पूछा हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, क्या फ्रांस के दक्षिण में है, क्या रूस के दक्षिण में है, क्या तुर्की के दक्षिण में है, क्या फिर यूक्रेन के दक्षिण में है। तो यहाँ पर एक जो मैप दिखाया गया है मैंने, तो इस मैप में हम लोग देखेंगे ज़रा कि ये कहाँ पर स्थित है। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पर ये हमारा भारत है और इस भारत से थोड़ा सा हम लोग उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे, ये कैस्पियन सागर है। और कैस्पियन सागर से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये है ब्लैक सी, जहाँ पर मैंने टिक लगाया इससे जस्ट नीचे जो है वो ब्लैक सी है। और जिस पर मैंने टिक लगाया है वो है यूक्रेन देश। तो यूक्रेन देश जो रसिया से अलग हो गया था 1991 में, वही यूक्रेन जिसके बीच में अभी रसिया और यूक्रेन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई जो चल रही है, तो वही यूक्रेन देश है। और इसी यूक्रेन देश के जस्ट नीचे में पड़ेगा काला सागर ब्लैक सी जिसे हम लोग कहते हैं। और काला सागर जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है जो यूरोपियन कंट्री है इन देशों के बीच में भी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट है। बहुत बढ़िया प्रश्न था हमारे एग्ज़ाम के लिए। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि बरमूडा ट्राइंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ओशियन इज़ द बरमूडा ट्राइंगल लोकेटेड। तो कहाँ पर कौन से सागर के अंदर बरमूडा ट्राइंगल स्थित है, ये अच्छा खासा प्रश्न है। तो यहाँ पर बरमूडा ट्राइंगल क्यों प्रसिद्ध है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक मैग्नेटिक फोर्स है। जब भी कोई चीज़ यहाँ से होकर गुजरती है तो वो उसके ऊपर एक अट्रैक्शन लगता है, एक आकर्षण होता है। तो यही वो बरमूडा ट्रायंगल है। और ये बरमूडा ट्रायंगल आपको यहाँ पर मिलेगा इस सागर में, यहाँ ये नॉर्थ अटलांटिक में इस तरीके से। तो बरमूडा ट्रायंगल जो है हमारा कौन से महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत महासागर या फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर। देखो यहाँ ध्यान रखेंगे, ये एस प्रकार का जो इंग्लिश अक्षर के एस प्रकार का महासागर है वो है उत्तरी मतलब अटलांटिक महासागर। और इस जो 0 डिग्री जो लाइन जाती है, 0 डिग्री से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी अटलांटिक है और नीचे वाला दक्षिण अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो ये बरमूडा ट्रायंगल हमारा नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है अभिलेखागार वह स्थान होता है जहाँ पर क्या होता है अभिलेखागार। ठीक है, तो कौन सा स्थान होता है अभिलेखागार। तो जैसे कि हम लोग बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो खुदाई में पाई गई मूर्तियों को जहाँ रखा जाता है वो क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि पुरातात्वों या पुरातात्विकों के द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को जहाँ रखा जाता है वो क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेज़ों को जहाँ रखा जाता है क्या वो, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ है कि खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को जहाँ रखा जाता है क्या वो स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट है। बिकॉज क्योंकि सुनो, ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ जो जितनी भी होती है, लेखन हमारे जो होते हैं या जो दस्तावेज़ होते हैं, उनको जहाँ पर रखा जाता है, जिस स्थान पर रखा जाता है वही अभिलेखागार कहलाता है, जिससे हमें इतिहास की जानकारी या इतिहास को जांचने की या फिर सर्वेक्षण करने की एक मदद मिलती है। तो ये था इसका सही आंसर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ। देखो, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधित उपागम को चुनिएगा। इसमें से सही उपागम कौन सा है हमारा, कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि आदर्श परिस्थितियों को दर्शाना, या ऑप्शन नंबर सेकंड है वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तरीय
उदाहरणों को प्रस्तुत करना, या ऑप्शन नंबर 4 है कि शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो बिल्कुल राइट है कि इसमें वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे वास्तविक स्थिति, जैसे क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और उन स्टूडेंट्स में से किसी मॉनिटर के पद पर चुनाव होना है, तो उस चुनाव में जब हम लोग किसी अपने व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, वोट डालते हैं, तो वो एक प्रकार का डेमोक्रेसी हो जाएगा। तो ये डेमोक्रेसी का वास्तविक उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कि एक शिक्षक जो है वो शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन तरीका प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर देखें हम लोग ज़रा कि यहाँ क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि समकक्षी आकलन, प्री असेसमेंट या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है कि रचनात्मक आकलन, या ऑप्शन नंबर थर्ड है संकलनात्मक आकलन, या ऑप्शन नंबर फोर्थ स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्व आकलन। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि खुद स्वयं करने के लिए दिया जा रहा है ना मानदंड। तो एक शिक्षक, देखो दोबारा से फिर इस क्वेश्चन को समझ लो कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और उन्हें कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। वे उन पर अपनी परियोजना का आकलन करें। बच्चा खुद करना चाह रहा है आकलन, तो या तो टीचर उन्हें कह रहा है कि भाई खुद करके देखो, आप लोग खुद करो अपने आकलन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेल्फ आकलन हो जाएगा, मतलब स्व आकलन हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया था? देखो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, नागरिक शास्त्र की नामावली में ना एनसीएफ 2005 ने ये सुझाव दिया था कि नागरिक शास्त्र के अंदर सामाजिक और राजनीतिक जीवन रखा जाए और उसी बेस पर बच्चों का जो पाठ्यक्रम है उसे लाया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या एक दिखाता है, क्या इंश्योर करता है 22 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार इसके अंदर है। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार इसके अंदर है? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार इसके अंदर है? क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ इसके अंदर आएगा शिक्षा का अधिकार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि गिरफ्तारी के दौरान जो हमें संरक्षण मिलता है, तो जो पुलिस वाले दुर्व्यवहार करते हैं, तो कि दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जिसको गिरफ्तार किया गया है। उसे 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब उसे कहाँ का एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, उसके ऊपर कोई भी गलत कार्रवाई नहीं करनी होती है, उसके साथ कोई मारपीट नहीं करनी होती है। तो ये आर्टिकल नंबर हमें 22 कहता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है हमारा, जो एक एसएसटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 22। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो वो है हमारा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे या किसके संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, क्या मनोविज्ञान है, क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, या फिर अर्थशास्त्र है, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र हमारे एसएसटी के अंदर आता है, हमारी विषय वस्तु के अंदर आता है। देखो यहाँ पर बात की गई है क्वेश्चन में कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीव जो के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? तो वो आपको पता ही है कि 4 सब्जेक्ट आते हैं हमारे एसएसटी के अंदर, सामाजिक विज्ञान के अंदर, एक तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स दिया गया है उन चारों विषयों में से, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है, देखो भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन
करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं ने में से किसने दिया है। देखो कौन से पॉलिटिकल लीडर ने ये वाक्य दिया था, यह मुहावरा दिया था कि विविधता में एकता। भारत के अंदर बहुत ज़्यादा विविधता है और उस विविधता के अंदर ही एकता बसी हुई है। तो ये वाक्य किसने दिया था? क्या महात्मा गांधी जी के द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, या सरदार पटेल जी के द्वारा, या फिर पंडित नेहरू जी के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट है। पंडित नेहरू जी के द्वारा ये मुहावरा दिया गया था, विविधता में एकता। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, जनपद पंचायतों के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट में से हमें सही कथन छांटना है। तो कौन सा इसमें से बिल्कुल सही जाएगा? तो ऑप्शन इसमें ए हमारा स्टेटमेंट दिया गया है कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाओं को निर्धारित करती है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाओं को निर्धारित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा एक बी है, इसमें दिया गया है स्टेटमेंट, जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन का वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखेंगे, इसमें ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे प्रश्न की, तो वो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि गुलामगिरी की लेखक कौन थे, ये करके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी। देखो भारत के अंदर एक जात व्यवस्था बहुत पुरानी है, उसी पर आधारित गुलामगिरी एक पुस्तक है जो एक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन है हमारा E.B. रामास्वामी पेरियार जी के द्वारा, या फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है ज्योतिराव फूले जी के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 4 है श्री नारायण गुरु जी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ज्योतिराव फूले जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ क्या है? क्या अपील की व्यवस्था का अर्थ निकल कर आएगा? तो हम लोग ऑप्शन देखें ज़रा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि विधायिक, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो हमारी लेजिस्लेचर होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, और एक जुडिशरी के बीच शक्तियों का बंटवारा है क्या? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि कोई भी अपने मामलों पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है क्या? क्या ऑप्शन नंबर 3 है हमारा ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों में या निचली अदालतों को मान्य होंगे? क्या ऑप्शन नंबर 4 है कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं था तो वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है? तो ये बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनुक स्थानीय, यहाँ पर ये चिनुक है, वी लिखा हुआ हमने, तो ये चिनुक जो है पवन चलती है। तो एक स्थानीय पवन है और नीचे कोई ग्रास लैंड दिए गए हैं, हमारे घास के मैदान दिए गए हैं। तो कौन से घास के मैदान में ये चिनुक पवन एक चलती है? तो क्या वेल्ड में चलेगी, क्या पंपास में चलेगी, क्या सवाना में चलेगी, क्या प्रेरी में चलेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट है। यहाँ पर देखो प्रेरी जो है चौथे नंबर पर है, तो प्रेरी में ये हवा चलती है, और प्रेरी घास का मैदान जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका में चलती है चिनुक पवन। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि सुनहरी जरी, जो सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है, किसकी एक वैरायटी है सुनहरी जरी? क्या वो जूट की है, क्या सिल्क की है, क्या सूती वस्त्र की है, क्या नायलॉन की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट है, सूती वस्त्र। कॉटन जो हमारे वस्त्र होते हैं, जो एक कपड़े होते हैं, उसी कपड़ों के एक वैरायटी होती है, उसे कहते हैं हम लोग गोल्डन जरी या फिर एक सुनहरी जरी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो हमारा है जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है, या क्या अभिप्राय है जनसंख्या घनत्व से, पॉपुलेशन डेंसिटी से। यहाँ पर अगर बात की जाए कि ये एक एरिया है हमारा, इस एरिया में 1 किलोमीटर का एरिया ये है, इस 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, इसी को हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पूरे के पूरे एरिया की डेंसिटी कहलाएगी पॉपुलेशन। तो यहाँ ऑप्शन हम लोग देखें जरा, एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जी बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि
पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो उस क्षेत्र की पॉपुलेशन डेंसिटी दर्शाती है। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखो ध्यान रखेंगे, एक हमारी जैसे पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो ऊपरी वाली परत होती है ना, इसमें से खनन जो होता है उसको निकालने के लिए तो उसे उत्खनन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग गहराई में जाएंगे और गहराई में से किसी चीज़ को निकालते हैं तो उसे कूपी खनन कहा जाता है, कूप की खनन कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड वाला है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, उत्खनन, एक्सक्वेशन जिसे हम लोग कहते हैं। ये पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने में प्रयोग में लाई जाने वाली एक विधि है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, वो है तानाशाही के संदर्भ में, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, कौन सा ऐसा पॉइंट ऐसा है जो इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग तानाशाही के मामले के अंदर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं। देखो प्रश्न नहीं कर सकते, सही बात है भाई, तानाशाह है उसी की चलेगी, अपनी अकॉर्डिंग काम को करता है, अपने हिसाब से चलता है, पूरी जनता को अपने हिसाब से चलाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि तानाशाही में तानाशाह के द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न कर सकते हैं। देखो प्रश्न नहीं किए जा सकते क्योंकि वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो लोकतंत्र नहीं है जिसके सरकार के ऊपर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही गलत ऑप्शन है, और गलत इसमें पूछा गया कौन सा गलत था, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ भी एक बार पढ़ लेते हैं कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन जो इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया था तो वो गलत है कि तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि कृष्णराज सागर बांध कहाँ पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध कहाँ स्थित है या कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये करके क्वेश्चन है। तो हमारा क्या महानदी पर है, कावेरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। क्यों? क्योंकि कावेरी नदी पर ही कृष्णराज सागर बांध है और ये कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखेंगे कावेरी नदी दो राज्यों के बीच विवादित एक नदी कहलाती है, एक तो राज्य हमारा तमिलनाडु है और एक कर्नाटक है, और ये नदी कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और ये तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। देखो उसके अलावा महानदी भी हमें पढ़नी होती है, गोदावरी भी, कृष्णा नदी भी है, इनके ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे भारत की सभी नदियों से संबंधित प्रश्नों को लेकर। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका उदाहरण है। देखो उद्योग जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक तो घर में किया गया उद्योग है, एक बाहर एक उद्योग होता है, एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में किया गया उद्योग होता है। तो इस प्रकार से उद्योगों के प्रकार होते हैं। लेकिन टोकरी बुनाई क्या होता है कि घरों में लोग बाग अपना छोटा सा कारखाना लगा लेते हैं, जिसे हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं या लघु उद्योग कहते हैं। तो ये सहकारी क्षेत्र है या लघु आकार है, क्या वृद्धाकार है या संयुक्त आकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हमारा सेकंड वाला इसका सही है। लघु आकार जो है हमारा एक जो छोटे आकार का उद्योग होता है वही हमारा टोकरी बुनाई उद्योग होता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। देखो जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये पहले हमारा सौरमंडल है, ट्रोपोस्फीयर जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद हमारा समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद हमारा आयन मंडल आता, मध्य मंडल आता है, मेसोस्फीयर, फिर आयन मंडल आता है और उसके बाद बाह्य मंडल आता है। तो जो आयन मंडल होते हैं ना, जिसके अंदर आयंस होते हैं, आयंस के वहीं पर उसी मंडल में रेडियो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, और रेडियो जो विकिरण होती है वो एक चारों तरफ फैलती है उन आयंस की मदद से, इसीलिए आयन मंडल के अंदर रेडियो तरंगों को भेजा जाता या रेडियो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही सर चला जाएगा ये वाला, ठीक है, आयनोस्फीयर, ठीक है ना।
तो ध्यान रखेंगे आयोनोस्फीयर में रेडियो तरंगों को भेजा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो वायुयान उड़ते हैं वो कौन सी परत में उड़ते हैं, तो वो उड़ते हैं हमारे ये उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में, और यही स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें, आपसे बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान रिसर्च सेंटर है, तो वो निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित होंगे? तो वो क्या ऑस्ट्रेलिया में है, क्या अफ्रीका के अंदर है, क्या यूरोप के अंदर है, क्या अंटार्कटिका के अंदर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में बसासत कम है, सबसे कम जनसंख्या वाला हमारा एक महाद्वीप है, और यहाँ पर क्योंकि ठंड ज़्यादा है, बर्फीला एरिया ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ केवल एक शोध संस्थान ही ज़्यादातर खोले गए हैं अलग अलग देशों के द्वारा। और भारत के जो 2 शोध संस्थान हैं, एक मैत्री और एक गंगोत्री, ये दोनों के दोनों अंटार्कटिका वाले रीजन में स्थित है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए 2 कथन ए और बी पर विचार कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट कहता है कि कोष्ण, जिसे गर्म हम लोग कहते हैं, महासागरीय जो धाराएं हैं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर जाती है। देखो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीच में 0 डिग्री लाइन है। इस 0 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर हाई होता है, और अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ का पानी भी गर्म होगा, और पानी गर्म होगा तो वो पानी जो होता है वो ध्रुवों की ओर गति करता है, ऐसे करके ध्रुवों की ओर जाता है। इसलिए गर्म जो धाराएं होती हैं या गर्म जल धाराएं होती है वो ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग देख लेंगे कि शीत जो ठंडी महासागरीय धाराएं होती है वो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाती है। देखो यहाँ निम्न अक्षांश तो ये 0 डिग्री है और उच्च अक्षांश 90 डिग्री ऊपर ध्रुवों पर होंगे। तो यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर थोड़ा ना चला जाएगी ठंडी, ठंडी तो ऊपर से उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आती है, मतलब हाई लैटिट्यूडनल एरिया से नीचे निम्न लैटिट्यूडनल एरिया की ओर आती है। तो ये ठंडी वाली गलत हो जाएगा बिल्कुल भाई, क्योंकि ठंडी जलधाराएं ऊपर से नीचे की ओर चलती है, मतलब ध्रुवों से एक भूमध्य रेखा की ओर आती है, ना कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है। तो ये इसका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही है और बी बिल्कुल गलत है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा दर्शाती है? मतलब वो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसा एक इसके अंदर पॉइंट है दिन की पृथ्वी के दिन की परिभाषा दर्शाता है। देखो जब पृथ्वी अपने एक्सेस पर चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है, जब वो एक चक्कर पूरा कर लेती है तो वही एक दिन कहलाता है, दिन रात हो जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि इसमें दिया गया कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय जो 24 घंटे होते हैं उसमें हमारा दिन होता है, दिन रात जिसे हम लोग कहते हैं। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित राजवंशों में से अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा या लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था किसके द्वारा? तो वो ऐसे कौन से राजवंश थे जिनके द्वारा अपने अभिलेख जो इनके इंस्क्रिप्शन थे उन इंस्क्रिप्शन को लिखने में उन्होंने किसका प्रयोग किया? मलयालम भाषा का प्रयोग किया। क्या वो चोल थे, क्या वो चेर थे, क्या वो कुषाण थे, क्या वो पांड्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट है, चेर साम्राज्य जो हुआ करते थे। देखो चेल चोरा पांडे जो है उनका जो इतिहास है वो संगम जो एक लिखा गया था, संगम इतिहास लिखा हुआ है। दक्षिण भारत का इतिहास बहुत पुराना है और इसलिए इन तीनों राजवंशों को संगम वंश के अंदर भी रखा जाता है। तो उनमें से जो चेर वंश थे ना दक्षिण भारत के, वो उन्होंने अपने अभिलेखों को मलयालम भाषा में लिखा है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें बहुत अच्छे प्रश्न की, तो वो है इन नाविकों में से भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार कर दिया था, वो कौन सा व्यक्ति था? तो क्या वो वास्को डी गामा था, क्या क्रिस्टोफर कोलंबस था, क्या जुआन जंग था, या फाजियान था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द
राइट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये वाला जो इस साइड में पड़ने वाला अटलांटिक महासागर है, इधर यूरोप है और इधर नॉर्थ अमेरिका आता है, इधर दक्षिण अमेरिका आता है। तो यहाँ से यूरोप से होते हुए वो उसने अटलांटिक महासागर को पार करके वो अमेरिका में गए थे, और अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ वाला जो रीजन है जहाँ पर कई सारे द्वीप हैं, उन द्वीपों पर वो पहुँचे थे और उन्होंने अमेरिका की खोज करी थी। 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज करी थी कोलंबस के द्वारा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, और जिसका विरोध किया गया था। क्यों इसका विरोध किया गया था साइमन कमीशन का? क्यों इसे गो बैक साइमन के नारे दिए गए थे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। देखो, आगे पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही आंसर पहले ऑप्शन में ही है, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। इसमें केवल 7 व्यक्ति थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। और ये कमीशन एक भारत में कुछ ऐसा प्रकार का कानून लाना चाहता था, जैसे एक रोलेट एक्ट इंडिया में आया था 1919 में। तो इसी वजह से भारत के प्रतिनिधि या भारत के जो सदस्य थे, उन्होंने पूरी तरीके से इसका बहिष्कार किया था, इसको बाइकआउट किया गया था, इसको भारत से भगाने की पूरी कोशिश की थी। तो ये इसका सही आंसर होगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें, तो वो है कि वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसे बनाने के लिए 1952 में मूक हड़ताल पर बैठे थे? कौन सी ऐसे राज्य था जिसको बनवाने के लिए उन्होंने हड़ताल करी थी? और वो एक गांधीवादी नेता थे पोटी श्री रामुलु। तो वो कौन सा राज्य था जिसको गठित करवाने के लिए वो हड़ताल पर बैठे थे, और 56 दिन के अनशन पर वो बैठे थे, और 56वें दिन उनकी डेथ हो गई थी। तो इनमें से वो राज्य था आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया था 1953 में। और भाषा के आधार पर मद्रास से या तमिलनाडु से अलग होने वाला ये भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश लैटिट्यूडनल लाइन कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? क्या वो भूमध्य रेखा है, क्या वो आर्कटिक रेखा है, क्या वो मकर रेखा है, क्या वो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। और भारत के जो बिल्कुल बीचों बीच से होकर जब कर्क रेखा गुजर रही है, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। वो भारत के 8 राज्य हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के वो राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण क्या है? देखो, कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों उन्हें कला के क्षेत्र में गिना जाता है एसएसटी वालों को? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये पाठ्य वस्तुओं में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्तियों और शैलियों के आनंद लेने का माध्यम होता है? या ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें कि यह एक आनंदमयी मूल्यांकन का तरीका है? या ऑप्शन नंबर फोर्थ है इसमें कि यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है? तो ये एक अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट जो होते हैं, व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। ये इसका सही आंसर है, इसीलिए इसे कला क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है हमारा कि आप वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और नियोजित ग्रामीण श्रमिक, मतलब जो नियोजित हो रहे हैं उनको सिलेक्ट किया जा रहा है, उसकी नियुक्ति की जा रही है, या अल्प नियोजित किया जा रहा है, या अनियोजित किए जा रहे, हटाए जा रहे हैं श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के जो हमारा है समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? तो कई प्रकार के आरेखीय चित्रण होते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों को दर्शाया जाता है, लेकिन जो
लेबर काम कर रही है और उस लेबर के कार्य को, उसमें से कितने लोग हटे थे, कितने काम पर आए थे, कितने को लोगों ने कितना अच्छा कार्य किया, कितने दिनों तक कार्य किया, तो वो सारा का सारा जो ग्राफ होता है वो हम लोग किस में दर्शा सकते हैं? क्या चक्र आरेख में दर्शाएंगे, क्या वो समय रेखा में दर्शाएंगे, क्या दंड आरेख में दर्शाएंगे, या क्या प्रभाग क्षेत्र में या आरेख में दर्शाएंगे? तो इस साइकिल जो हमारा कर्व होता है इसमें दर्शाया जाता है। जैसे ये मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर आके, तो ये भारत में ये धार्मिक आधार पर जनसंख्या 1991 के अनुसार दिखाया गया एक चक्र है। तो यहाँ जनसंख्या को भी ऐसे दर्शाया जाता है और श्रमिक को भी ऐसे ही दर्शाया जाता है कि इतने श्रमिक इस कार्य में लगे हुए, इतने श्रमिक इस कार्य में लगे हुए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा चक्र, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, वो है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? इसे सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है, इसे साइंस क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि यह पाठ्य को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं वो क्रमबद्ध बिल्कुल रेगुलर तरीके से प्रमाणित ज्ञान अर्जित करके पढ़ते हैं। तो इसका इसलिए सही आंसर हो जाएगा, इसे इसलिए विज्ञान कहा जाता है, सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित ए और बी दो कथन पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। मतलब कहा जा रहा है कि एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने का सही प्रमाण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें कि शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को आवश्यक सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा करने में शुरू करें। जी बिल्कुल सही है, संवेदनशीलता के साथ में चर्चा शुरू करें और सभी विद्यार्थियों की शिक्षार्थियों की गरिमा को सुनिश्चित रखें। ऑप्शन नंबर बी है इसमें कि शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं की आवश्यक बल दे। देखो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर अलग अलग यहाँ डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हो रही है कि एक यहाँ पर वो वाली बात हो रही है कि लिंग भेद की बात हो रही है, तो इसलिए भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ए केवल ए इज़ द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन करता है? अनुपयुक्त वर्णन की बात हो रही है यहाँ पर, कौन सा विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन करता है? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है? ऑप्शन नंबर सेकंड है यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है? ऑप्शन नंबर थर्ड है कि यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है? या ऑप्शन नंबर फोर्थ है यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है? देखो यहाँ पर अनुपयुक्त पूछा हुआ है, जो ज़रूरी नहीं है, जो आवश्यक नहीं है, वो ऑप्शन इसमें पूछा हुआ है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज द राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल शब्द आ गया। केवल शब्द जब भी आएगा कहीं जगह पर, तो वहाँ वो चीज़ें गलत हो जाएगी जहाँ पर बात की जा रही है सभी स्टूडेंट्स के बारे में। तो यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा, नहीं तो सारे सही है, उपयुक्त है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि राष्ट्रीय आधार समूह 2006, राष्ट्रीय आधार समूह जो आया था वो 2006 में आया, के अनुसार सामाजिक विज्ञान एसएसटी का शिक्षण अपनी लोकप्रियता को खो रहा है, क्यों खो रहा है? देखो 2006 के अनुसार ये कहा जा रहा था कि एसएसटी का शिक्षण जो है अपनी लोकप्रियता को, अपनी जो एक कह सकते हैं पॉपुलैरिटी को खो रहा है, क्यों खो रहा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग देखें, इसमें सही आंसर क्या होगा कि यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दे रहा है, इस वजह से। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि मानवीय मूल्यों में अंतर विरोधी की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है? क्या ये ऑप्शन सही है? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही चला जाएगा कि यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है? यह ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ है कि यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इज द राइट है। क्योंकि थर्ड में एक बात बोल दी गई है कि यह एक अनुपयोगी
विषय के रूप में जाना जाता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यार एसएसटी कौन पढ़ेगा, हमारी तो समझ नहीं आती, एसएसटी बेकार है, इसको पढ़ना बेकार है, इसका कोई यूज़ ही नहीं आगे लाइफ में। तो इसीलिए इसकी अनुपयोगिता जो है ये इसलिए ज़्यादा जैसे जैसे इसकी अनुपयोगिता बढ़ रही है ऐसे ऐसे ये अपनी क्या कर रहा है, अपनी पॉपुलैरिटी या अपनी लोकप्रियता खो रहा है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। सुमेटिक असेसमेंट का एक पर्पज़ है ये करके प्रश्न पूछा हुआ है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें कि कक्षा के दौरान आकलन करना, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है सत्र के समाप्ति होने पर आकलन करना, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि परियोजना का आकलन करना, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि पाठ के अंत में आकलन करना। देखो यहाँ पर ध्यान रखेंगे संकलनात्मक आकलन हमेशा तब होता है या इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जिस समय सत्र का समाप्ति हो गई हो, सत्र मतलब पूरे फाइनल एग्जाम हो गए हों, उसके बाद आकलन किया जाना, उसके बाद असेसमेंट किया जाना। तो ये इसके सही आंसर हो जाएगा। तो सत्र की समाप्ति होने पर आकलन करना, ये संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखिए प्रश्न को, तो वो है मान लीजिए कि एक शिक्षक को कक्षा 7th में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। एक पाठ पढ़ाना है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, क्योंकि इंडिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, लद्दाख है, और सबसे गर्म स्थान कौन सा है, वह है थार। तो थार मरुस्थल ये भी इंडिया के अंदर आता है, और एक ठंडा मरुस्थल जो है भारत का वो है लद्दाख, और लद्दाखी सबसे एक ऊंचा पठार में भी आता है इंडिया के। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होगी जब ये पाठ पढ़ाया जाएगा। तो क्या वो सर्वेक्षण विधि होगी, क्या कार्यशाला विधि होगी, क्या प्रतीक अध्ययन विधि होगी, क्या क्षेत्रीय विधि होगी। देखो यहाँ पर क्षेत्रीय भ्रमण तो दिया नहीं गया, यहाँ पर दिया गया है प्रतीक अध्ययन विधि, जिसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर प्रतीक अध्ययन विधि जो हो जाएगा ना, जिसमें प्रतीक दिखाया गया। हमने कहा कि कोई इमेज दिखाई गई, उसका उदाहरण दिया गया, पढ़ाने से पहले एक उदाहरण दिया गया कि इस तरीके से भाई ठंडा रेगिस्तान है और ये एक इमेज है, ये हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे जब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वर्षा कम होती है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो भारत का है वो लद्दाख है। तो ऐसे करके हमने प्रतीक दिखाए उनको, फिर उसके बाद प्रतीक अध्ययन कराया, उसके बाद ही हम लोगों ने क्या करा उसको, फिर जब पाठ को पढ़ा रहे ना तो बच्चों के बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आएगा, वो पाठ बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा दिमाग में और वो उसको भूलेंगे भी नहीं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट है, प्रतीक अध्ययन विधि। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया गया था, पहला सरमन दिया था। तो अपना पहला उपदेश, जैसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध जी को, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो उसे एक स्तूप के रूप में चिन्हित कर दिया गया था। तो वो क्या सारनाथ है, क्या बोध गया है, क्या सांची है, क्या वो एक थोट लाकोंडा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध जी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिएगा। तो क्या वो ऑप्शन नंबर 1 होगा आदर्श स्थितियों को दर्शाना, ऑप्शन नंबर 2 है वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थितियों के उदाहरण देना, क्या ऑप्शन नंबर 3 है कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, क्या ऑप्शन नंबर 4 है कि शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सेकंड आंसर इसका सही है। क्यों? क्योंकि सेकंड आंसर में क्या कहा गया है कि वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। जैसे क्लास के अंदर हम लोग मॉनिटर को एक चुनते हैं, वोट डालते हैं, तो वोट डालने पर ये वास्तविक स्थिति हम लोगों को बच्चों के बीच में पता लग जाएगी कि किस तरीके से मॉनिटर को चुना जाता है। इस तरीके से भारत में किसी भी सरकार के अंदर, ये सरकार में जो मंत्री होते हैं वो जो काम कर रहे हैं उनको जब चुना जाता है या उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, वो एक जनता के द्वारा वोट डाला जाता है, तो तब जाकर वो मंत्री चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये है लोकतांत्रिक, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे इंडिया के अंदर लोकतांत्रिक संस्था है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख के द्वारा या बार आरेख या बार
ग्राफ के द्वारा दर्शाया जा सकता है या दर्शाया जाता है? क्या तापमान को, क्या वर्षा को, क्या आर्द्रता को, क्या फिर वायु दाब को? देखो, तापमान टेम्परेचर होता है, वर्षा रेनफॉल होती है, आर्द्रता हमारी ह्यूमिडिटी होती है ना। तो उसके बाद है हमारी के ऑप्शन नंबर 4 है वायु दाब, प्रेशर जिसे कहते हैं। तो प्रेशर को दर्शाया जा सकता है, क्या वर्षा को दर्शाया जा सकता है, तो क्या आर्द्रता को दर्शाया जा सकता है, क्या तापमान को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा। किस क्षेत्र में कितनी वर्षा हुई है, किस राज्य में कितनी वर्षा हुई है, कौन से महीने में कितनी ज़्यादा वर्षा थी, कम वर्षा कब थी, ज़्यादा वर्षा कब थी, तो उसे हम लोग बार ग्राफ से दर्शा सकते हैं। जिस तरीके से ये बार ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जुलाई के महीने में इतनी वर्षा थी, अगस्त के महीने में इतनी थी, फिर ये सितंबर के महीने में इतनी थी, अक्टूबर के महीने में इतनी थी, ऐसे करके हम लोग मंथ वाइज भी इसको दर्शा सकते हैं। तो बार ग्राफ से किसको दर्शा सकते हैं? वर्षा को दर्शाया जाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? सबसे कम बल किस पर देंगे हम लोग? सबसे कम वैल्यू किसकी होगी इन ऑप्शन में से? क्या प्रतियोगात्मक कॉम्पिटिटिवनेस की होगी? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा, ये सेकंड है, यहाँ थर्ड लिखा हुआ, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक अप्रोच की होगी? ऑप्शन नंबर हमारा नेक्स्ट है सहयोग कोऑपरेशन की होगी? या ऑप्शन नंबर 4 है समानता इक्वलिटी? देखो, इक्वलिटी को भी बल दिया जाता है, सहयोगात्मक को भी बल दिया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बल दिया जाता है, लेकिन सबसे कम उपयोगी हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। तो ये हमारा एक मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो ये इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये थे आज के हमारे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी से रिलेटेड थे, और सीटेट का पेपर नज़दीक है। अगर आशा करता हूँ आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा हमारी वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच।